गुड मॉर्निंग। जैसा कि चेक काउंसिल के द्वारा आपका 11th एग्जामिनेशन का डेट निर्धारित कर दिया गया है, तो उस एग्जामिनेशन के तहत आपका जो सब्जेक्ट है अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडी है और आपका इंटरप्रेसिव है। गुड। तो उसी कंडीशन के तहत आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत आपको हम कम से कम 200 क्वेश्चंस बताएंगे। यदि आप 200 क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो कंडीशन ये होगा कि आप 11th क्लास के जो भी एग्जामिनेशन होगा इकोनॉमिक्स का, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि नारायण कॉमर्स के द्वारा जितने पेपर हैं, चाहे आपका 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे सेमेस्टर 1 से आपका सेमेस्टर 8 तक हो, चाहे पीजी हो, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक को हमारे यूट्यूब चैनल में नारायण कॉमर्स हजारीबाग में डाल दिया गया है, जिसमें आप फ्री चार्जेस के तहत पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप न्यू बैचेस को देखना चाहते हैं तो वो सारा कंडीशन हमारे ऐप में मिलेगा। हमारा एप्लीकेशन है नारायण कॉमर्स हजारीबाग। तो हमारा 2 एप्लीकेशन है, एक स्मॉल लेटर नारायण कॉमर्स है और कैपिटल में है। तो आप कैपिटल नारायण कॉमर्स को डाउनलोड कर लेंगे और उसी एप्लीकेशन के तहत आप जो भी कंटेंट है, आपको जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक के साथ सारे टॉपिक मिलेंगे, चाहे 11th के हो, चाहे सेमेस्टर के हो, चाहे 12th के हो। तो उसी टॉपिक के तहत हम आपको 11th में टोटल 200 क्वेश्चंस बता रहे हैं। ये 200 क्वेश्चंस यदि आप ध्यान से देख लेते हैं प्रत्येक चैप्टर वाइज, तो आपका जो होता है उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, लेकिन यदि आप उस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं ध्यान से, तो सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं 11th में आपका जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स, वो 2 पार्ट में है। एक आपका मैथमेटिकल स्टैटिकल पार्ट है और एक आपका थ्योरी पार्ट है। तो स्टैटिकल पार्ट में आपका मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, रेंज, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो उस चैप्टर के तहत सबसे पहला हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको स्टैटिक के तहत कुछ क्वेश्चन है। तो रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को बताते हैं, इसको आप ध्यान से सुने। तो पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो जैसा कि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स जो होता है ये धन का विज्ञान है। ये हमारे एडम स्मिथ ध्यान देखेंगे, ऑप्शन में मार्शल दिया है, पिंगो दिया है, एडम दिया है, स्मिथ रॉबिन्स दिया है। तो ये ऑप्शन होगा इसका डी, स्मिथ रॉबिन्स। या ऑप्शन में मान लीजिए एडम स्मिथ देता है तो उसका ऑप्शन एडम स्मिथ ही होगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पे एडम अलग दिया है और स्मिथ रॉबिन्स दिया है, तो ऑप्शन डी होगा स्मिथ रॉबिन्स। अगला क्वेश्चन बोला है सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है। सांख्यिकी जो है माध्यमों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसकी परिभाषा हमारा ऑप्शन दिया है A.L. बार्टले, मार्शल, हॉरेस सेकराइट या टी। इसका ऑप्शन होगा A.L. बार्टले। ध्यान देखेंगे, इसका ऑप्शन होगा A.L. बार्टले। जैसे अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन थे? तो इकोनॉमिक का डिफिनेशन जो होता है वो अलग अलग राइटर्स के द्वारा, इकोनॉमिक्स के द्वारा, अर्थशास्त्र द्वारा दिया गया है, जिसमें बोला गया है अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधी परिभाषा किसके प्रतिपादक कौन थे? इसका ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन दिया है एडम स्मिथ, रॉबिन्स, मार्शल, सैमुअलसन। इसका ऑप्शन होगा आपका रॉबिन्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि सांख्यिकी का पिता किसे कहते हैं? सांख्यिकी का पिता किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स जो है उसके जो फादर हैं, एडम स्मिथ तो हमारे इकोनॉमिक के फादर हैं, लेकिन गॉटफ्राइड ओकेनवाल, याद रखिए, फादर ऑफ स्टैटिक्स जो होता है, जिसका मतलब होता है डाटा को कलेक्ट करना, जिसके फादर है गॉटफ्राइड ओकेनवाल, याद रखिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो गौर देखेंगे, क्वेश्चन बोला है कि स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? एक वचन में, बहुवचन में, एक वचन या बहुवचन में, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी होगा, एक वचन में और बहुवचन में। इसके तहत इस शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है, तो ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन बोला है सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? व्यवसायियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा, इनमें से नहीं। तो यदि आपका स्टैटिक का मेड पूछता है तो बेसिकली स्टैटिक्स जो होता है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के विकास का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और सोसाइटी में, समाज में जितने भी लोग होते हैं
समाज में जितने भी कैटेगरी के पर्सन होते हैं, यदि उनके द्वारा स्टैटिक का प्रयोग किया जाता है तो ऑटोमेटिक उनके द्वारा जो वर्क होता है वो जल्दी होता है, मतलब समय भी बचता है और खर्च भी कम होता है। तो इसका प्रयोग सभी क्षेत्र में होता है। व्यवसायियों द्वारा किया जाता है, बिजनेसमैन के द्वारा किया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है, या इनमें सभी मतलब ऑल पर्सन कहा जाता है, ऑल पर्सन। अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन दिया है, प्रोफेसर पी सी महालनोबिस कौन है? अर्थशास्त्री है, लेखक है, वैज्ञानिक है या संगीतज्ञ है? इसका ऑप्शन होगा कि संगीतज्ञ है। कौन है सर? नहीं सर, इसका ऑप्शन होगा इकोनॉमिक्स। रॉन्ग आंसर दिया है, इसका ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन बोला है, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है? आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना गया है वो एडम स्मिथ, तो ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन दिया है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र जो है आदर्श विज्ञान है, ये किसका कथन है? तो दिया गया है प्रोफेसर पिंगू, स्टेगर, रॉबिन्स या क्रिप्टी। इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए पिंगू। क्या होगा सर? पिंगू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, मतलब इकोनॉमिक्स जो है बोथ आर्ट एंड साइंस है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मार्शल, प्रोफेसर मार्शल। जो भी क्वेश्चन है इसको देख लेंगे ध्यान से, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बोला है कि अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? जो भी इसका मॉडर्न नेम है वो किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन दिया है धन केंद्रित, ऑप्शन दिया है हमारा कल्याण केंद्रित, ऑप्शन दिया है सीमितता केंद्रित, ऑप्शन दिया विकास केंद्रित। तो बेसिकली ये जान लीजिएगा हमारा इकोनॉमी डिपेंड करता है धन पे, तो इसका ऑप्शन होगा ए हमारा धन केंद्रित, धन केंद्रित। अगला बोला है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक थे हमारे एडम स्मिथ, क्योंकि उन्होंने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगला बोला है अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? अर्थशास्त्र जो है वो अध्ययन क्या है? ऑप्शन दिया आर्थिक क्रियाओं का, धन का, मनुष्य का या आवश्यकताओं का। तो क्वेश्चन में इसका आंसर दिया हुआ है आर्थिक क्रियाओं का, ऑप्शन ए आर्थिक क्रियाओं का। अगला क्वेश्चन बोला है सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिक कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जिसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका ऑप्शन होगा हमारा 14 का ऑप्शन नंबर ए हमारा स्टैटिक, ऑप्शन ए स्टैटिक। अगला क्वेश्चन दिया है अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ समान है, किसने कहा? गुड, तो दिया है एडम स्मिथ, पिंगू, रॉबिन्स, मार्शल। इसका ऑप्शन होगा हमारा मार्शल, ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर मार्शल। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वो बेसिकली हमारा कंजप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा इनमें सभी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह किसका कथन है? जो लिमिटेड साधनों का विज्ञान है ये किसका कथन है? तो ऑप्शन जो दिया है हमारा सैमुअलसन, एडम स्मिथ, मार्शल या रॉबिन्स। इसका ऑप्शन होगा मार्शल। नहीं सर, इसका ऑप्शन होगा रॉबिन्स, रॉन्ग ऑप्शन है, इसका ऑप्शन होगा रॉबिन्स, आंसर डी ऑप्शन होगा रॉबिन्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा है, ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया रॉबिन्स, जे के मेहता, सैमुअलसन या मार्शल। इसका ऑप्शन होगा डी प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा कि एडम स्मिथ जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखे हैं वो किस ईस्वी को लिखे हैं? तो यह 1776 अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, 1942, 1863 या 1772। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा ए 1776, 1776। अगला बोला है कि निम्न में आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है? निम्न में इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो ब्रांच है वो कौन सा है? समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो मैक्रो या बोथ। तो ऑप्शन सी होगा समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये चैप्टर 1 था। अब आपको नेक्स्ट बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे।
जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिए, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन आसानी से हो सकेगा। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर से है। तो जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के तहत दिया है कि निम्नांकित एक निर्देशन विधि के लाभ है। निम्नांकित एक निर्देशन विधि के लाभ है। ऑप्शन दिया है मितव्ययता, वैज्ञानिक शीघ्र, निष्कर्ष, इनमें सभी। इनमें जिसका ऑप्शन होगा निष्कर्ष, ऑप्शन सी इनमें सभी हो सकता है। इसका ऑप्शन होगा इनमें सभी। इनमें सभी, इनमें सभी में प्रॉफिट होता है हमारा निर्देश विधि का। अगला दिया क्वेश्चन, निम्न में से एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के एक लाभ है। निम्न में एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के एक लाभ है। इसका ऑप्शन जो दिया है मितव्ययता, विस्तृत आवृत्त क्षेत्र, सरल या शुद्धता। इसका ऑप्शन होगा सरल, इजी नहीं सर, इसका ऑप्शन होगा शुद्धता। शुद्धता होगा ऑप्शन, शुद्धता। अगला क्वेश्चन बोला है कि भारत में प्रत्येक वर्ष जनगणना जो की जाती है वो कब की जाती है? तो भारत में जनगणना जो की जाती है वो 10 वर्ष के बाद की जाती है, 10 ईयर्स के बाद। जैसा कि हम जानते हैं जब भी हमारा पॉपुलेशन निकाला जाता है तो वो 10 साल के बाद ही निकाला जाता है। बजट एक साल और हमारा जनगणना जो होता है वो 10 साल के बाद ही निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, वह व्यक्ति जो आंकड़े को संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदर्शक, गणनाकार, व्याख्याता या ऑपरेटर। इसका ऑप्शन होगा गणनाकार, क्योंकि इसमें जो होता है नंबर्स को कलेक्ट किया जाता है, जो भी डाटा होता है उस डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा कि किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समूहों को क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीय आंकड़ा, तृतीय आंकड़ा या इनमें से सभी। इसमें ऑप्शन होगा हमारा मूल रूप से जो होता है वो होता है प्राथमिक आंकड़ा। क्या होता है सर? प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि समय में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सर? संगणना अनुसंधान, प्रत्यक्ष अनुसंधान, प्रत्यक्ष अनुसंधान या अप्रत्यक्ष सर्वेक्षण। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन होगा बी, प्रत्यक्ष अनुसंधान। अगला क्वेश्चन दिया है, समग्र का सभी इकाइयों के प्रति प्रत्यक्ष में चुने जाने के समान अवसर है। समग्र जो भी डाटा हम जमा करते हैं उसके तहत ऑप्शन दिया है दर निर्देशन, व्यवस्थित निर्देशन विधि, सविचार निर्देशन विधि, बहुतरित निर्देशन विधि। इसका ऑप्शन जो दिया है इसका ऑप्शन होगा दर निर्देशन, ऑप्शन ए दर निर्देशन। अगला बोला हमारा कि द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जो भी हमारा सेकेंडरी डाटा होता है उसे प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो होता है प्रकाशित स्रोत, ऑप्शन ए प्रकाशित स्रोत। अगला दिया है समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। समग्र जो भी है उसके प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है किसके आधार पे? ऑप्शन दिया है संगणना प्रणाली पे, निर्देशन प्रणाली पे, स्तरित प्रणाली पे, सविचार प्रणाली पे। इसका ऑप्शन जो होगा बी, निर्देशन प्रणाली होता है, इंडेक्स सिस्टम के आधार पर। आंकड़ों के स्रोत होते हैं, बेसिकली डाटा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो डाटा को कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी होता है, और सेकेंडरी होता है उन डाटाओं को जो एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारा वो कहलाता है सेकेंडरी डाटा। इसके जो स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, वो दो होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑप्शन सी। अगला बोला है प्राथमिक समक होते हैं, मतलब प्राइमरी डाटा होते हैं। ऑप्शन दिया है मौलिक और संकलित, ऑप्शन दिया है संकलित, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा मौलिक, ऑप्शन ए मौलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा कि वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना बनाता है और सांख्यिकी, ऑप्शन दिया हमारा प्रतिवादी, गणक, अनुसंधानकर्ता या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा सी, अनुसंधानकर्ता। अगला बोला
प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है कहां किया जाता है? चित्र बनाने में, लॉरेंज वक्र चित्र बनाने में, और लॉरेंज वक्र सर्वेक्षण में। सर्वेक्षण में इसका ऑप्शन होगा डी, सर्वेक्षण में, मेजरमेंट करने में। प्रश्न बनाते हैं एनालिसिस करने के लिए। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण कौन से हैं? प्रश्नों की सीमित संख्या, सरलता, प्रश्नों का औचित्य, या इनमें सभी? इनमें सभी। इसका ऑप्शन होगा संख्या, सरलता। संख्या, सरलता, ऑप्शन बी, इनमें सभी। इनमें सभी। प्रश्नों की सीमित संख्या, सरलता, प्रश्नों का औचित्य, या इनमें सभी, ऑप्शन डी। अगला बोला है प्राथमिक समग्र अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है। प्राथमिक समग्र अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? स्वयं, समाचार पत्रों द्वारा, पत्रिकाओं द्वारा, या अन्य साधनों से? अन्य साधनों से। इसका ऑप्शन होगा हमारा स्वयं, ए, स्वयं। अगला क्वेश्चन बोला हमारा ये समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़ों के स्रोत हैं? प्राथमिक, सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यूज़पेपर होता है उसमें सारे डाटा को कलेक्ट करके ही प्रेजेंट किया जाता है। जो भी न्यूज़पेपर आपके घर में आता है तो स्टेप बाय स्टेप नहीं आता है, उसमें डे टू डे जो भी डेली का न्यूज होता है उन सारे न्यूज को कलेक्ट करके प्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें होगा हमारा सेकेंडरी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। प्रकाशित आंकड़े, आंकड़े होते हैं, प्रकाशित आंकड़े, आंकड़े होते हैं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा सेकेंडरी, ऑप्शन डी। आपसे पूछा जाए यदि आपके प्राप्तांक प्राप्त होते हैं तो किस आंकड़े में आते हैं? सेकेंडरी, क्योंकि जो भी प्राप्तांक होता है वो टोटल हमारा सब्जेक्ट का ही अंक होता है। तो टोटल सब्जेक्ट जो हो गया वो सारे ऐड करके निकाला जाता है प्राप्तांक, तो उसका ऑप्शन होगा सेकेंडरी। 1 by 1 होता है प्राइमरी, और कंप्लीट रिजल्ट जो होता है, कंप्लीट रिजल्ट, वो हमारा सेकेंडरी होता है। अगला बोला है जो समग्र, जो डाटा अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं वो कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं सर, तो प्राथमिक, द्वितीय, प्राथमिक, इनमें से उसका ऑप्शन होगा ए, प्राइमरी। क्या हो सर? प्राइमरी, क्योंकि जो भी रिसर्च होते हैं, रिसर्च करता जो भी रिसर्च करते हैं उनके द्वारा ये डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उनका प्राइमरी होता है, और जब रिजल्ट प्रेजेंट किया जाता है तो वो सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा न्यायादर्श आधारित होता है। अच्छा न्यायादर्श आधारित होता है दैव निर्देशन, स्तृत निर्देशन, समूह निर्देशन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इसका होगा दैव निर्देशन, दैव निर्देशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अनुसंधान की विधियां हैं, दो विधि है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, तो ऑप्शन नंबर ए। जो भी चैप्टर्स है प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको आप ध्यान देखेंगे। अब आपको अगला चैप्टर बताएंगे, हर चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको हम, इसको ध्यान से देखेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मार दिया है अगला चैप्टर से, जिसमें बोला है जो भी टॉपिक बता रहे हैं इसको ध्यान देखेंगे, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक साथ करेक्ट बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अगला बोला है समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? जो भी डाटा होते हैं उसके एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? जनगणना, निर्देश, राज्य, या प्रश्नावली। इसका ऑप्शन होगा निर्देश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा चर खंडित है? निम्न में से कौन सा चर खंडित है? वजन, ऊंचाई, छात्रों की संख्या, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा छात्रों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तथ्यों को, जो भी रिजल्ट होता है, तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है। क्रमबद्ध किया गया है सीरीज लाइन में, किसके आधार पे? संकलन, विचरण, वर्गीकरण, या निजीकरण। इसका ऑप्शन होगा आपका वर्गीकरण। क्या होगा सर? वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा
ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोला, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अपवर्ज्य, समावेशी, संचय या इनमें कोई नहीं? इनमें कोई नहीं, इसका आंसर होगा समावेशी, ऑप्शन बी। अगला बोला है, कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़े की क्रमबद्ध व्यवस्था कहते हैं। जितने भी डाटा होते हैं उसको हम प्रोसेस बाय स्टेप स्टेप अरेंज करते हैं, तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? सारणीकरण, वर्गीकरण, अनुसंधान या सहसंबंध। तो जो भी हम वर्गीकरण करते हैं डाटा को, वो होता है सारणीकरण, क्योंकि सारी होता है स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। अगला बोला, इनमें से कौन सारणी बनावट के आधार पे है? इनमें से कौन सी सारणी बनावट के आधार पे है? ऑप्शन दिया है, जटिल सारणी, विशिष्ट उद्देश्य सारणी, व्युत्पन्न सारणी या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा ए, जटिल सारणी, जटिल सारणी। अगला बोला है, सारणी के प्रारूप है, सारणी के प्रारूप है सारणी संख्या, मुख्य टिप्पणी, शीर्षक, इनमें सभी, तो इसका ऑप्शन होगा मुख्य टिप्पणी। नहीं सर, इसका ऑप्शन भी रॉन्ग होता है, इसका ऑप्शन होगा इनमें सभी। क्या होगा सर? इनमें सभी। अगर बोला है, संख्या के आधार पर श्रेणी का नाम बताइए, संख्या के आधार पे श्रेणी का नाम बताइए। तो श्रेणी का जो नाम है वो हमारा दिया है स्थानुसार श्रेणी, अवस्था श्रेणी, काल श्रेणी और सतत श्रेणी। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन होगा डी, सतत श्रेणी, सतत श्रेणी। अगला क्वेश्चन बोला है, कृत्रिम आधार रेखा, कृत्रिम आधार रेखा किसे रिलेटेड है? बिंदु रेखीय चित्रण में आवश्यक है, बिंदु रेखीय चित्रण को स्पष्ट करती है और आकर्षक बनाती है, पाई चित्र बनाने में उपयोगी है, या इनमें कोई नहीं? इनमें कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा बी, बिंदु रेखीय चित्रण को स्पष्ट करती है और आकर्षक बनाती है। गुड। अगला क्वेश्चन बोला है, बहुगुण सारणी में होती है, बहुगुण सारणी में होती है एक विशेषता, दो विशेषता, बहुत विशेषता, इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा बहुत विशेषता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला है, दो चरों की बारंबारता, दो चरों की बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं? तो दो चरों की बारंबारता को किस नाम से जानते हैं? एक विषम वितरण, द्वि विषम, बहुशरण वितरण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा जो, इसका ऑप्शन होगा सर एक विषम नहीं सर, इसका ऑप्शन होगा द्विचरण, द्विचरण वितरण, द्विचरण वितरण, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 12, तो बोला हमारा कि सारणियन का आधार है, सारणियन का आधार है वर्गीकरण, तालिका, आंकड़ा, अनुसंधान, अनुसंधान, इसका ऑप्शन होगा अनुसंधान, रिसर्च करने से, वर्गीकरण, ऑप्शन ए होगा सर, वर्गीकरण, वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? क्योंकि जब भी हम डाटा निकालते हैं तो पहले उसको वर्गीकृत करते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। अगला बोला है, किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है, किसी भी डाटा में कोई नंबर एक बार में जितनी बार आती है उस मद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आंकड़ा, संख्या, आवृत्ति या चर, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति। गुड, ऑप्शन सी। अगला बोला है, सारणी परिमाण होता है, सारणी परिमाण होता है वर्गीकरण, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण और सारणीयन। इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, सारणीयन। जस्ट पढ़ते हैं हम लोग, नाम नहीं है स्पष्ट है इसका आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक्स में उसमें नाम से ही रिलेटेड होते हैं। यहां बोला हमारा
कि निम्नलिखित श्रृंखला 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, then 25 to 29 है मध्य बिंदु आकृति श्रृंखला, समावेशी श्रृंखला, समावेशी श्रृंखला, अपवर्जित श्रृंखला और संचय आवर्ती श्रृंखला। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा बी, समावेशी श्रृंखला। क्योंकि जो भी हमारा क्लासेस है इसमें क्लासेस जो इक्विवेलेंट नहीं है, सब में एक का अंतर है। अगर डिफरेंसेस इक्वल मैच करता मतलब 10 to 14, 14 से हमारा करता क्लासेस, तो उस कंडीशन में उसको मध्य बिंदु आकृति गौर कीजिए। 14, 15, 19, 20, 24, 25 में 1 का डिफरेंसेस है। इस डिफरेंसेस का इसको बोलते हैं समावेशी श्रृंखला, समावेशी श्रृंखला। अगर बोलेंगे वह सांख्यिकी श्रेणी जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूर वर्ग की निम्न सीमा होती है, सांख्यिकी श्रेणी जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं समावेशी श्रेणी, अपवर्जित श्रेणी, संचय श्रेणी और मध्य बिंदु श्रेणी। इसको कहते हैं अपवर्जित श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक दिए गए विस्तार विशेष के अंतर्गत सभी संभव मूल्यों को लेन देने वाले सांख्यिक श्रेणी को क्या कहते हैं? एक दिए गए विस्तार विशेष के अंतर्गत सभी संभव मूल्यों को लेने वाले सांख्यिक श्रेणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? खंडित श्रेणी, व्यवस्थित व्यक्तिगत श्रेणी, सतत श्रेणी। ये होता है इंडिविजुअल, ये होता है डिस्क्रीट, ये होता है कंटिन्यूअस, ये खुले श्रेणी से। इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन होगा सी, सतत श्रेणी, सतत श्रेणी। क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं स्टैटिक्स में, बनाने का 3 सीरीज होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अगला बोला है समयानुसार वर्गीकरण में आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार होता है, आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार होता है। ऑप्शन दिया समय, स्थान, गुण, वर्गंता। तो नाम में स्पष्ट है, इसका ऑप्शन होगा समय, टाइम। अगला बोला है एक वर्ग के निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है, एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है आवृत्ति, वर्ग आवृत्ति, वर्ग अंतराल, वर्ग सीमा, वर्ग अंतराल, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोला है शीर्षक के ठीक नीचे लिखा जाता है, शीर्षक के ठीक नीचे लिखा जाता है सारणी संख्या, पाद टिप्पणी, मुख्य नोट या स्रोत। इसका ऑप्शन होगा मुख्य नोट। स्टैटिक के तहत नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है एक्सरसाइज 4 के तहत वे चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों और आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है, क्या कहते हैं? पाई चित्र, विच्छेद चित्र, दंड चित्र या आवृत्ति वक्र। इसका ऑप्शन होगा दंड चित्र, दंडालेख बोलते हैं इसको, ऑप्शन सी। किसी भी डाटा को यदि ग्राफिकली शो करते हैं तो उसको दंडालेख चित्र के द्वारा शो करते हैं ग्राफ पेपर में। ऑप्शन होगा सी, दंड चित्र। अगला बोला है एक ऊर्जावी वक्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा माध्यिका। जैसे कि हम जानते हैं माध्यिका जो होता है हमारा माध्यिका होता है जिसको हम मीडियन कहते हैं, माध्यिका को हम क्या करते हैं सर? मीडियन कहते हैं। मीडियन जो होता है इसको हम एन से नोट करते हैं। मीडियन बेसिकली 3 कंडीशन बनता है। पहला बनता है आपका इंडिविजुअल, दूसरा होता है डिस्क्रीट और तीसरा होता है आपका कंटिन्यूअस। गुड। इंडिविजुअल के तहत जो फॉर्मूला होता है और डिस्क्रीट के तहत वो सेम होता है। फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 TH सीरीज। गुड। ये फॉर्मूला हो गया इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का। लेकिन जब कंटिन्यूअस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने के लिए पहले स्मॉल m निकालते हैं। तो स्मॉल m निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा साइज ऑफ n बाय 2 TH सीरीज। उसके बाद कैपिटल M निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है L प्लस M माइनस C बाय F इंटू I। तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे जिसके तहत मीडियन के तहत फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के तहत। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का फॉर्मूला जो होता है
वो इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है, लेकिन कंटिन्यूअस के तहत जो फॉर्मूला होता है उसमें पहले स्मॉल एम निकालते हैं। स्मॉल एम में फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n by 2 पीएस सीरीज, और कैपिटल एम इक्वल टू एल प्लस एम माइनस सी बाय 5। एल मीन्स होता है लोअर क्लासेस, एल मीन्स होता है लोअर क्लासेस। हमारा जो सी होता है कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी। हमारा जो आई होता है वो इंटरवल होता है। क्या होता है सर? इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि काल माला के ग्राफ को कहते हैं, काल माला के ग्राफ को कहते हैं। ऑप्शन दिया है कालिक चित्र, वृत्त चित्र, आयत चित्र या विचित्र। नाम है शब्द है कालिक चित्र, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि आंकड़ों के चित्र में प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है, आंकड़ों के चित्र में प्रदर्शन का उद्देश्य है अथवा आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन कहलाता है, क्या कहलाता है? वर्गीकरण, सारांशित करना, प्रस्तुतिकरण या सारणीय। इसका ऑप्शन होगा सी, प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी, प्रेजेंट करना। अगला बोला है दो क्षणों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र कहते हैं। दो फ्रीक्वेंसी के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन जो दिया है माध्य, विच्छेद चित्र, मानचित्र या माध्यिका। इसका ऑप्शन का भी विच्छेद चित्र। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण या चतुर्थांश होते हैं? गुड। ऑप्शन दिया है 1, 3, 2 या 4। इसका ऑप्शन जो है हमारा 4 होगा। कितना होगा सर? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आयत चित्र क्या है? एक द्विमीय आरेख है, बहुमीय आरेख है, त्रिमीय आरेख है, द्विमीय आरेख है। इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा, त्रिमीय नहीं सर, द्विमीय आरेख है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन 8, आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से आलेखित रूप से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। गुड। माध्य के द्वारा, बहुलक के द्वारा, माध्यिका के द्वारा या इनमें सभी। इसका ऑप्शन जो होगा हमारा बहुलक के द्वारा, ऑप्शन बी। बहुलक जो होता है जैसे जान लीजिए मोड जो होता है जिसको हम जेट कहते हैं। गुड। मोड बनाने का 3 कंडीशन होता है, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस कंडीशन में दो होना होता है, जब F1 हमारा इंक्रीज हो, बड़ा हो, F1 बड़ा हो F0 या F2 से, तो मोड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। गुड। लेकिन मान लीजिए हमारा F1 डिक्रीज हो, F1 क्या हो? डिक्रीज हो। किससे डिक्रीज हो? F0 और F2 से। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है हमारा मोड इक्वल टू L1 प्लस F2 डिवाइड बाय F0 प्लस F2 इंटू आई। गुड। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन दिया है 9वां क्वेश्चन, वित्तीय चित्र में सभी मदों को बदल देते हैं। वित्तीय चित्र में सभी मदों को बदल देते हैं इसके द्वारा लंबाई में, रेखाओं में, वर्गों में या कोनों में। इसका ऑप्शन होगा कोनों में सर, बताइए कोनों में। गुड। अगला क्वेश्चन दिया हमारा 10वां क्वेश्चन कि चित्र में प्रदर्शन का सबसे सरल रूप होता है, सरल घन चित्र, वित्तीय चित्र, बहुगुणी घन चित्र या आयत चित्र। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा आयत चित्र, सरल घन चित्र, सरल घन चित्र, इजी। अगला बोला है एक परिवार के कुल मासिक व्ययों को प्रस्तुत करने के संबंध में सबसे सटीक चित्र है। गुड। एक फैमिली का जो भी मासिक एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंसेस होता है, उसको प्रस्तुत करने का सबसे सटीक चित्र कौन सा है? वृत्त चित्र, दंड चित्र, वृत्त चित्र, दंड चित्र, रेखा चित्र, बहुगुणी दंड चित्र। तो इसको बोलते हैं वृत्त चित्र। क्या हो सर? वृत्त चित्र, ऑप्शन ए।
अगला बोला है वृक्क चित्र का अन्य नाम है, क्या नाम है? दंड चित्र, परिपथ आलेख, दंड चित्र और परिपथ आलेख, इनमें से कोई, इसका होगा परिपथ आलेख, ऑप्शन बी। अगला बोला है कालसनी बिंदु रेखा कहते हैं, कालसनी बिंदु रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? काली चित्र, ओजाइच, हिस्टोग्राम, बहुभुज, बहुभुज, ऑप्शन होगा काली चित्र, काली चित्र, ऑप्शन ए। दंड चित्र है, क्या है दंड चित्र? बहुगुण, सरल, बहुगुण और सरल, बहुगुण और इनमें से कोई नहीं, तो ये इजी है, सरल है सर, नहीं सर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जब दो या दो से अधिक तत्वों में तुलनात्मक अध्ययन करना हो तब हम किस चित्र का प्रयोग करेंगे? किस चित्र का प्रयोग करेंगे? सरल दंड चित्र, ऑप्शन ए। ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं हो सकती है? किसकी गणना नहीं हो सकती है? माध्य, माध्यिका, बहुलक या इनमें से भी? इसका ऑप्शन होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा हमारा माध्य, ऑप्शन ए, माध्य, मीन। YH का दूसरा नाम है, YH का दूसरा नाम है कोटियच, भुजाच, चरण या इनमें कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा भुजाच, ऑप्शन बी। अगला बोला है माध्यिका की गणना का आधार है, क्या आधार है? आवृत्ति आयत, चित्त आवृत्ति बहुलुज, ऊंचाई वक्र या आवृत्ति वक्र, आवृत्ति वक्र, ऑप्शन नंबर बी, नहीं सर, ऑप्शन सी हो सर, ऊंचाई वक्र, ऊंचाई वक्र। अगला बोला है बहुलक को गणना का आधार है, बहुलक को गणना का आधार है आवृत्ति आयत, चित्र, ऊंचाई वक्र, आवृत्ति बहुभुज या आवृत्तिक वक्र, आवृत्तिक वक्र, ऑप्शन होगा ए, आवृत्तिक आयत चित्र, आवृत्ति आयत चित्र। अगला बोला है बार आरेख एक है, बार आरेख एक है, एक आयामी आरेख, दो आयामी आरेख, बिना आयाम वाला आरेख, इनमें से कोई नहीं, तो मेरे ख्याल से एक आयामी आरेख है, कौन सा है? एक आयामी आरेख। जो भी क्वेश्चन है इसको देख लेंगे, जो भी चैप्टर्स है इसको वन बाय वन बता रहे हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं? माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य या इनमें सभी, इनमें सभी। तो जैसा कि जान लीजिएगा मीन का शॉर्ट फॉर्म जो होता है, मीन का शॉर्ट फॉर्म जो होता है माध्यिका का वो एम होता है, मोड का जेड या M0 होता है और इसका होता है एक्स बार, एक्स बार। इसका ऑप्शन होगा इनमें सभी, इनमें सभी, इनमें सभी, ऑप्शन होगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन बोला है एक अच्छे औसत के गुण होते हैं, एक अच्छे औसत के गुण होते हैं सरलता, स्पष्ट और स्थिर परिभाषा, निरपेक्ष संख्या, इनमें सभी, तो ऑप्शन होगा डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन दिया है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का सबसे अधिक प्रयोग होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का सबसे अधिक प्रयोग होता है, ऑप्शन गुणोत्तर माध्य जिसको हम GM कहते हैं, समांतर माध्य जिसको हम मीन कहते हैं, माध्यिका और बहुलक, हरात्मक माध्य जिसको हम कहते हैं HM, क्या कहते हैं सर? HM। इसका ऑप्शन होगा बी, समांतर माध्य, समांतर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन मार दिया है केंद्रीय प्रवृत्ति की सरलता एवं सामान्य माप है, सामान्य माप है, तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा हमारा समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या भारित माध्य, इसका ऑप्शन होगा आपका ए, समांतर माध्य, समांतर माध्य। पांचवा क्वेश्चन दिया है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप संख्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप संख्या है 2, 3, 4, 5, तो ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन ये है कि दिए गए चर मूल्यों का औसत कहा जाता है, दिए गए चर मूल्यों का औसत कहा जाता है, ऑप्शन दिया है माध्यिका, मध्य और माध्यिका, मध्य, बहुलक या निर्देशांक, निर्देशांक, तो इसका ऑप्शन होगा
मध्य, मिड वैल्यूज बोलते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला बोला है कि 1 3 5 7 9 का समांतर माध्य क्या है? तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स में टोटल ऐड कर देंगे 314 459 9 7 60 16 9 25 25 5। इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन डी। अगला बोला है कि 6 परिवारों की मासिक आय दिया है। 6 परिवार की मासिक आय दिया है 1600 1500 1400 15 25 16 25 16 30। तो औसत आय क्या होगा सर? औसत आय करना कुछ नहीं है, सभी को प्लस कर देंगे 5 5 10 0 1 4 4 to 6 6 to 8 8 फिर 6 6 12 17 17 21 26 2 बचा। नहीं सर, कैलकुलेट हम किए फिर से हम 0 5 5 5 10 1 बचा 3 1 4 4 to 6 6 to 8 8 6 12 17 21 26 26 33 3 बचा 3 1 4 5 6 7 8 देन 9 डिवाइड बाय हमारा है 6 6 1 जा 6 6 5 जा 30 फिर 6 6 1 2 3 4 5 6 तो 6 3 बचा 6 5 जा 30 6 36 नहीं सर, करेक्शन रॉन्ग है कैसे 5 5 10 0 1 बचा 3 1 4 4 to 6 6 to 8 8 6 6 12 12 5 17 21 26 26 26 और 6 32। तो यहाँ होगा 2 बचा 3 4 5 6 7 8 9 6 1 जा 6 3 6 6 5 30 फिर हमारा 6 5 30 6 कम 6 3 बचा 6 5 30 2 बचा 6 चक 24 है ना। अप्रोक्स में होगा 1547। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट को अप्रोक्स में कर दिए 1547। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन ये बोला हमारा कि विचलन सकारात्मक का नकारात्मक और शून्य हो सकता है। शून्य हो सकता है हमारा असत्य सत्य, असत्य और सत्य, इनमें से कोई इसका ऑप्शन होगा सत्य। क्या होगा सर? श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के समानांतर माध्यक से ले गए विचलनों का योग होता है। देखिए सर, बोला है कि श्रेणी सीरीज में इंडिविजुअल पद जो होते हैं, टर्म जो होते हैं, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है शून्य से कम, शून्य से कम, फिर हमारा शून्य के बराबर, शून्य के बराबर, फिर हमारा दिया है शून्य के बराबर, शून्य से अधिक, इसका ऑप्शन होगा शून्य के बराबर, शून्य के बराबर। अगला बोला है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाले विश्व में पहला स्थान किसका है? विश्व में पहला स्थान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगला बोला है 1 2 3 4 5 का माध्यिका होगा। क्या होगा माध्यिका? इसका ऑप्शन होगा मेरा ऑप्शन सी। माध्यिका को कहा जाता है, माध्यिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर? वही स्थिति संबंधी माध्य समूहीकरण। या ऑप्शन होगा नहीं सर, इसका ऑप्शन बी होगा स्थिति संबंधी माध्य, स्थिति संबंधी माध्य। अगला बोला हमारा कि अधिकतम मदों का मूल्य, अधिकतम मदों का मूल्य औसत को प्रभावित नहीं करता है। इसको माध्यिका को प्रभावित नहीं करता है। दिया है माध्यिका, माध्य, हरात्मक माध्य, गुरुत्व माध्य, इसका ऑप्शन होगा माध्यिका। अगला हमारा दिया है क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया हमारा कि खंडित बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका के सूत्र में n है। n होता है हमारा संचयी बारंबारता, बारंबारता, कुल बारंबारता। ऑप्शन सी कुल बारंबारता मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन दिया है 0.4, 0.5, 7, 6, 7, 12, 0, 8, 2 इसका माध्यिका क्या होगा? तो सबसे पहले इसको हम अरेंज करते हैं। तो जैसा इसको अरेंज करते हैं सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ x लिखेंगे। सबसे पहला हमारा छोटा संख्या जो है वो है 0, फिर हमारा है 0.4, 0.4, फिर हमारा है 0.57, 0.57, फिर हमारा 4 में है हमारा है 2, फिर हमारा 2 के बाद जो है वो हमारा है 6, गुड। 6 के बाद हमारा है 7, नहीं हाँ 6 के बाद कौन है सर? 7, 7 के बाद जो हमारा है वो हमारा है 8, फिर आपका है 12, गुड। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n हो गया हमारा 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 9/2, 4.5। तो 4.5 टर्म जो होता है वो 4 और 5 के बीच होता है। तो 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 8/2, इसका आंसर होगा 4। तो ऑप्शन होगा हमारा ए। ऑप्शन क्या होगा सर? ए, गुड। अगला क्वेश्चन बोला है यदि माध्य 12 है और बहुलक 15 है, यदि माध्य 12 है और बहुलक 15 है तो उसका माध्यिका होगा हमारा 13। कितना होगा? 13। करना कुछ नहीं। अगला बोला है गुणोत्तर माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत है। कौन औसत है? तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा माध्यिका। होगा सर? माध्यिका। अगला बोला है छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु उचित माध्य है कौन सा है? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, या इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा बी माध्यिका। अगला बोला है द्वितीय चतुर्थक q2 को कहते हैं निम्न चतुर्थक, माध्यिका, उच्च चतुर्थक, इनमें कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा बी माध्यिका। क्या होगा सर? माध्यिका। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, जो भी क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चन को बता रहे हैं, इसको ध्यान देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बता रहे थे, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे थे। उन क्वेश्चंस जो है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपका 11th के साथ साथ यदि आप किसी भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन को फुलफिल करते हैं तो उसमें भी आपका ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो पाएगा। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं? प्रश्न में साफ साफ बोला है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं। आंसर दिया है माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, इनमें सभी। इसका ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन बोला है एक अच्छे औसत के गुण होते हैं। एक अच्छे औसत के गुण क्या होते हैं, क्या मेरिट्स होते हैं? सरलता, स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, निरपेक्ष संख्या, इनमें सभी। इसका ऑप्शन होगा निरपेक्ष सभी। सारे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का सबसे अधिकतम प्रयोग होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का सबसे अधिकतम प्रयोग जो होता है वो होता है अर्थमेटिक मीन में। ऑप्शन दिया है ज्योमेट्रिक मीन, जिसको जीएम कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, जिसको हम एम कहते हैं, माध्यिका, बहुलक, हाँ तो माध्य। इसका ऑप्शन होगा आपका बी अर्थमेटिक मीन। अगला क्वेश्चन दिया हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के सरलतम एवं सामान्य माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की सरलतम एवं सामान्य माप है, वो माप क्या है? तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन होगा हमारा ए समांतर माध्य। क्या होगा सर? समांतर माध्य। अगला बोला है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की संख्या क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जो संख्या है ये 3 होती है। ऑप्शन बी 3 होते हैं सर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, साफ साफ देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चन को ध्यान देखिए। क्वेश्चन दिया है दिए गए चर मूल्यों का औसत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माध्यिका, मध्य, बहुलक,
या निर्देशांक। तो जो मिड वैल्यू होता है जिसको हम मध्य कहते हैं वो आपका ऑप्शन कहते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा कि 13579 का समांतर मध्य क्या है। इसको प्लस कर देंगे 314 459 9 7 16 देन 9 25 25 मी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन। तो 25/5 ये ऑप्शन होगा डी 5 आंसर होगा। क्वेश्चन 8 बोला हमारा कि यदि 6 परिवारों की मासिक आय 6 परिवारों की मासिक आय जो दिया है वो दिया है प्रश्न ध्यान देखेंगे। प्रश्न साफ साफ बोला हुआ है कि 6 परिवार की मासिक आय दिया है 1600 1500 1400 1527 1625 1630। तो इसमें निकालना है मी। तो अप्रोक्स निकलेगा 1647। क्या करना है सबको प्लस कर देना है और 6 से डिवाइड कर देना है 6 से डिवाइड कर देना है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। नहीं सर ऑप्शन ए होगा सर 1547। कैसे होगा देखिए सर ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। तो करना कुछ नहीं है सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम प्लस करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला हम लोग का होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स बटा एन। क्वेश्चन हमारा है क्या करेंगे इसको प्लस करते हैं। तो प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 0 5 5 10 10 0 बचा 1 1 3 1 4 4 2 6 6 2 8 यहाँ 8 हो गया। फिर हमारा हो गया 6 6 12 12 5 17 17 4 20 6 6 12 12 5 17 17 4 25 25 और 5 30 36 यहाँ निकलेगा 3 3 1 4 5 6 7 8 और 9। डिवाइड कर देंगे हमारे यहाँ पे 6। इसको डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6 6 5 जा 30 हमारा बचेगा हमारा 6 5 जा 30 6 5 जा 30 6 1 जा 6 6 5 30 नहीं सर 1 2 3 कैलकुलेशन रॉन्ग है जोड़े गलत है ध्यान से कि फिर जोड़ते हैं इसको हम लोग 0 5 5 10 बचा 1 बचा 3 1 4 2 6 6 2 8 8 गुड 6 6 12 12 5 17 17 then 21 21 और 5 26 26 और 6 32 बचा 3 4 5 6 7 8 9 गुड डिवाइड बाय 6। इसको डिवाइड करेंगे निकलेगा 1 5 4 7 अप्रॉक्स में आएगा पॉइंट में आता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि विचलन सकारात्मक एवं नकारात्मक या शून्य हो सकता है। विचलन क्या हो सकता है। तो विचलन जो है वो सत्य हो सकता है। क्या हो सकता है सत्य। ऑप्शन दिया है सत्य 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 और सत्य इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बी सत्य। अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में कि श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के समानांतर मध्य के लिए गए विचलनों का उपयोग होता है। विचलनों का उपयोग होता है। ऑप्शन दिया आपका ऑप्शन दिया है 0 से कम 0 के बराबर 0 से अधिक इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बी 0 के बराबर 0 के बराबर। अगला क्वेश्चन दिया है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाले विश्व में पहला स्थान किसका है। तो इस विश्व में जो पहला स्थान है वो हमारा ए संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 का माध्यिका क्या है। तो बेसिकली माध्यिका का फॉर्मूला जो होता है इसमें जान लीजिए मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टीएस सीरीज करना कुछ नहीं है। साइज ऑफ n का मान हमारा है 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टीएस सीरीज। यहाँ करना कुछ नहीं है लिखेंगे साइज ऑफ 6 बाई 2 टीएस सीरीज। साइज ऑफ यहाँ निकलेगा 3 जो 3 निकला यहाँ 3 देखिए कौन सा आइटम है। तो 3 के सामने 3 है तो ऑप्शन होगा हमारा 3 सही ऑप्शन। जिसका आंसर आपका 3 आएगा क्योंकि जो 3 है वो हमारा यहाँ नंबर 1 2 3 में आ रहा है।
तो ऑप्शन होगा हमारा 3, आंसर क्या होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लिया हुआ है, क्वेश्चन 13, माध्यिका को कहा जाता है, माध्यिका को क्या कहा जाता है? तो माध्यिका को कहा जाता है स्थिति संबंधी माध्य, स्थिति संबंधी माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लिया है, अधिकतम मदों का मूल्य औसत को प्रभावित नहीं करता है, अधिकतम मदों का मूल्य औसत को प्रभावित नहीं करता है, इसका ऑप्शन होगा माध्यिका, ऑप्शन ए। गुड। अगला क्वेश्चन बोला है कि खंडित बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका के सूत्र में n है, n हमारा क्या है सर? n जो है वो हमारा कुल बारंबारता है, क्या सर? कुल बारंबारता, ऑप्शन नंबर सी, टोटल फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन दिया हमारा 0.4, 0.5, 7, 6, 7, 12, 0, 8, 2 का माध्यिका क्या है? माध्यिका क्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे सीरियल नंबर, यहां लिखेंगे सीरियल नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ x लिखेंगे, 1 के सामने हमारा है 0.4, 2 के सामने हमारा है 0.57, 3 के सामने हमारा है 6, अगला हमारा है 7। लेकिन इसको अरेंज करेंगे सर, जब भी क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल में तो क्वेश्चन में अरेंज करते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम जो हमारा है इसमें वो हमारा 0 है, उसके बाद हमारा है 0.4 है, उसके बाद हमारा है 0.57 है, फिर हमारा दिया है 2 दिया है, उसके बाद दिया हुआ है हमारा 6 दिया है, 6 के बाद 7 है, 8 है, देन 12 है। गुड। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2। n जो हमारा 8 है प्लस 1 डिवाइड 2, 9/2, ये निकलेगा 4.5। तो 4.5 जो है यहाँ दिया नहीं है, तो 4.5 जो होता है 4 और 5 के बीच होता है, 4 और 5 के बीच, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वो 4 और 5 के सामने जो मान है इसको प्लस करेंगे, 2 + 6 डिवाइड बाई 2, 8/2, आपका आंसर आएगा 4। तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जो भी क्वेश्चन ध्यान से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि माध्य 12 है, यदि माध्य 12 है और बहुलक 15 है, कितना सर? तो माध्यिका क्या होगा सर? तो माध्यिका जो होगा हमारा दिया हुआ है, इसका माध्यिका होगा हमारा 13, कितना होगा सर? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुणात्मक भाव के लिए सबसे उपयुक्त औसत क्या है? तो सबसे उपयुक्त औसत जो हमारा है वो है माध्यिका, जिसको हम मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बढ़िया। अगला क्वेश्चन दिया है कि छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु उचित माध्य क्या है? उचित माध्य जो हमारा है वो है माध्यिका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि द्वितीय चतुर्थक Q2 को कहते हैं, तो Q2 को क्या कहते हैं सर? चतुर्थक Q2 कहते हैं आपको माध्यिका। क्या कहते हैं सर? माध्यिका। जो भी क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक को आपको चैप्टर वाइज बता रहे हैं, इसको ध्यान देखेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अगले चैप्टर से है, इसको ध्यान देखेंगे। बोला है कि चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अपकिरण की माप है। प्रश्न में साफ साफ बोला हुआ है कि चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले अपकिरण की माप क्या है सर? ऑप्शन दिया है विस्तार, जिसको हम कहते हैं रेंज, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन, डिवीजन कहते हैं इसको, नहीं रेंज ही कहते हैं, चतुर्थक विचलन। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा सर? ए। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, परास का अर्थ है, परास का क्या अर्थ है? अधिकतम एवं न्यूनतम प्रश्नों के बीच अंतर, न्यूनतम एवं अधिकतम प्रश्नों के बीच अंतर। तो ऑप्शन भी होगा, परास मतलब होता है क्लासेस डिफरेंसेस। तो जैसे 0 से 10 क्लासेस है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो गौर कीजिएगा पहले हमारा मिनिमम है, फिर क्या है? मैक्सिमम। तो ऑप्शन बी होगा न्यूनतम एवं अधिकतम प्रश्नों के बीच अंतर। अगला क्वेश्चन बोला है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार
किस अर्थशास्त्र के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है? अपकिरण विचरण के पदों का माप है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका बाउली, क्योंकि ऑप्शन दिया है मार्शल, बाउले, केन्स और रोबिन्स, तो इसका ऑप्शन होगा बाउले। अगला क्वेश्चन दिया है कि समको तथा आंकड़ों के अपकिरण मापने का सबसे सरल माप क्या है सर? विस्तार, माध्यिका, समांतर माध्य या बहुलक? इसका ऑप्शन होगा ए, विस्तार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5 बोला है कि पदों के विचरण के माप को कहा जाता है, पदों के विचरण को माप को कहा जाता है विस्तार, माध्य, अपकिरण, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी होगा अपकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन मार दिया है कि निम्न आंकड़ों से विस्तार ज्ञात करें। 58, 72, 58, 72, 35, 48, 71। तो जैसा कि जान लीजिएगा कि आपका रेंज का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट जो है वो आपका 72 है और स्मॉलेस्ट जो है वो आपका 35 है। तो इसको माइनस करते हैं तो ये होता है 7, ये होगा 37। तो इसका ऑप्शन होगा मेरा सर, इसमें 37 दिया नहीं है, 12 में 5 गया 7, 6 में 3 है तो 3। निम्न आंकड़ों में रेंज ज्ञात करें, तो आंसर दिया है 76, गलती, मैक्सिमम का 81 दिया है, मैक्सिमम आपका जो दिया है वो 81 दिया हुआ है। तो 81 से माइनस करते हैं तो ये 6 बचा, ये 46, तो ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या होगा सर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्न आंकड़ों का विस्तार गुणांक होगा, क्या होगा सर? गुणांक होगा। तो विस्तार गुणांक क्या होता है? कोएफिशिएंट। विस्तार गुणांक को कहते हैं कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट वो आपका 72 है, स्मॉलेस्ट 24 है, ये हो गया 72 प्लस 24। ये कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के पश्चात 12 में 4 गया तो 8, 6 में 2 गया तो 48, 4 to 6, 7 to 9। तो इसको डिवाइड करते हैं हमारा, तो होता है 0.5, 0.5। तो इसका ऑप्शन होगा डी। क्या हो सर? ऑप्शन डी। जो भी क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि प्लस माइनस चिन्हों को छोड़ दिया जाता है कि गणना करें, कि गणना करें। इसका ऑप्शन दिया है विस्तार, माध्य विचलन, परमाप विचलन, चतुर्थक विचलन। इसका ऑप्शन होगा बी, माध्य विचलन, माध्य विचलन। अगला क्वेश्चन बोला है कि सही कथन चुने। कौन सही है हमारा? दिया है परमाप विचलन चिन्हों को अनदेखा करता है, परमाप विचलन मूल से स्वतंत्र है, परमाप विचलन पैमाने से स्वतंत्र है, परमाप विचलन केवल समांतर माध्य से अगिनत होता है। क्या होता है सर? अगिनत होता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, परमाप विचलन पैमाने से स्वतंत्र होता है। क्या होता है सर? फ्रीडम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमारा क्वेश्चन 10 कि अपकिरण की सर्वश्रेष्ठ माप क्या है सर? अपकिरण डिस्पर्सन की सर्वश्रेष्ठ माप क्या है? परमाप विचलन, माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन या विस्तार? तो इसका होगा स्टैंडर्ड डिवीजन, जिसको कहते हैं परमाप विचलन। जैसे कि जानते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है इसी को कहते हैं परमाप विचलन। अगला क्वेश्चन बोला है कि अपकिरण निम्न की सहायता से भी मापा जा सकता है। अपकिरण निम्न की सहायता से, तो दिया ऊंचाई, लॉरेंस वक्र, वृत्त चित्र तथा आयत चित्र। आयत चित्र, तो इसका ऑप्शन होगा बी, लॉरेंस वक्र, लॉरेंस वक्र। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि परमाप विचलन का विचार निम्न में से किसकी देन है? स्टैंडर्ड डिवीजन जो है ये विचार निम्न में से किसकी देन है? दिया है कार्ल पर्सन, गुड, दिया है बाउले, एकेनवाल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा कार्ल मार्सन, कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन।
तो जैसे जान लीजिए कैलकुलेशन के तहत हमारा जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का, उसमें इंडिविजुअल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू रूट पे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बाय एन, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू रूट पे सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बाय एन, ये फॉर्मूला होता है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, और करेंगे 13 क्वेश्चन कि श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित माप है, श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित माप है विस्तार, चतुर्थक विचलन, प्रमाप विचलन, इनमें सभी। तो ऑप्शन सी होगा प्रमाप विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रमाप विचलन हमेशा परिकलित किया जाता है, प्रमाप विचलन हमेशा परिकलित किया जाता है किसके द्वारा? माध्य से, बहुलक से, माध्यिका से, इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा 14 का, इसका ऑप्शन होगा ए माध्य से। किसे होगा सर? माध्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा 15, निम्न में से कौन सी अपकिरण की माप है? निम्न में से कौन डिस्पर्सन की माप है? माध्य विचलन, बहुलक, प्रमाप विचलन, इनमें से कोई नहीं, इसका होगा बहुलक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माध्य विचलन निकाला जा सकता है, माध्य विचलन निकाला जा सकता है, इसका ऑप्शन होगा इनमें कोई एक, इनमें कोई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि परिक्षेपण का सापेक्ष माप कौन सा है? गौर से देखेंगे, परिक्षेपण का सापेक्ष माप कौन सा है? ऑप्शन दिया हमारा, इसमें ऑप्शन दिया हमारा रेंज, माध्य विचलन, मानक विचलन का गुणांक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से इसका ऑप्शन होगा सी मानक विचलन का गुणांक, मानक विचलन का गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षेपण का इकाई रहित माप है? इकाई रहित माप है। ऑप्शन दिया मानक विचलन, माध्य विचलन, भिन्नता का गुणांक या रेंज। इसका ऑप्शन होगा हमारा सी भिन्नता का गुणांक, भिन्नता का गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा कि यदि पहला चतुर्थक 104 है, वेरी गुड, Q1, और चतुर्थक विचलन 8 है, तो तीसरा चतुर्थक क्या होगा सर? तो तीसरा चतुर्थक होगा 120, क्या होगा सर? 120, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भिन्नता का गुणांक, बस देखेंगे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन दिया है भिन्नता का गुणांक, भिन्नता का गुणांक प्रतिशत व्यक्ति है किसके द्वारा? माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन, मानक विचलन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा मानक विचलन, मानक विचलन। सारे चैप्टर को हम एक बार बता रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अगला चैप्टर जो हमारा है वो कोरिलेशन से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिक पोर्शन के तहत कोरिलेशन होता क्या है? तो कोरिलेशन जो होता है जिसको हम कहते हैं सहसंबंध, कोरिलेशन जो होता है जिसको हम कहते हैं सहसंबंध। तो सबसे पहला संबंध होता है कि भाई कोरिलेशन आगे होता क्या है? तो कोरिलेशन मतलब होता है कि दो चरों के बीच जो संबंध होता है, मान लीजिए चर जो है वो एक्स और वाई है, तो इन दोनों के बीच संबंध को ही हम कहते हैं कोरिलेशन। क्या कहते हैं सर? कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को मेजरमेंट करने के लिए इसका मेथड होता है। तो पूरे कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, पूरे कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। बनाने का इसका 3 मेथड होता है। पहला होता है काल्पर्सन, पहला होता है काल्पर्सन, दूसरा होता है स्पेक्समैन, स्पेक्समैन जिसको हम रैंक मेथड भी बोलते हैं, और तीसरा होता है कॉन्करेंट, कॉन्करेंट। तो सबसे पहला हमारा है काल्पर्सन,
तो काल प्रश्न के तहत जो फॉर्मूला होता है, ध्यान देखेंगे, काल प्रश्न के तहत फॉर्मूला जो होता है आर इजकल टू रूट पे सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हुआ काल प्रश्न का। दूसरा होता है हमारा स्पेक्समैन, जिसको हम रैंक मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रैंक मेथड। तो रैंक मेथड का फॉर्मूला होता है आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। गुड। तीसरा होता है मेरा कॉन्करेंट। क्या होता है सर? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट को हम आरसी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट पे प्लस माइनस 2c माइनस के डिवाइड बाय के। तो पूरे काल प्रश्न, पूरे कोरिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो होता है वो होता है आपका काल प्रश्न मेथड। यदि क्वेश्चन, यदि चैप्टर के तहत मेथड नहीं दिया गया हो तो हमेशा काल प्रश्न का ही यूज किया जाता है। इसके कहते काल प्रश्न का। हमारा क्वेश्चन है कोरिलेशन के तहत कि सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन दिया है कि सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स स्पेसमैन और कार्ल पर्सन। याद रखिए सर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध 0 है तो इसका तात्पर्य है कि पूर्ण घनात्मक सहसंबंध, निम्न स्तर का घनात्मक सहसंबंध, उच्च स्तर का घनात्मक संबंध तथा सहसंबंध की अनुपस्थिति। इसका ऑप्शन होगा डी, सहसंबंध की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन बोला है अंतर कोटि रीति किसकी देन है? अंतर कोटि रीति किसकी देन है? तो स्पियर्समैन। ये कोरिलेशन का सेकंड मेथड होता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि बुद्धिमत्ता, सुंदरता इत्यादि गुणात्मक तथ्यों के मध्य सहसंबंध गुणांक है। सहसंबंध गुणांक है। कार्ल पर्सन ने, स्पेक्समैन के श्रेणी अंतर विधि ने, प्रमाप विचलन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब दो चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, जब दो चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो वह सहसंबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? वह सहसंबंध कहलाता है। इसका आंसर होगा घनात्मक। क्या होगा सर? ऑप्शन ए, घनात्मक। ऑप्शन ए घनात्मक, ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन बोला है 6 नंबर कि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक होता है या तो -1 या तो +1। इसका आंसर 1 और 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि मूल्य तथा मांग के बीच, प्राइस और डिमांड के बीच सहसंबंध का गुणांक 82 है तो परिणाम की विवेचना करें। तो इसका आंसर होगा सर हमारा उच्च परिमाण संबंध, उच्च परिमाण ऋणात्मक संबंध, मध्य परिमाण संबंध, निम्न परिमाण ऋणात्मक। इसका ऑप्शन होगा बी, उच्च परिमाण ऋणात्मक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चर के मध्य कोटि के अंतर का योग है। चर के मध्य कोटि के अंतर का योग है +1, 0, -1 या ए। ऑप्शन डी होगा 0। अगला क्वेश्चन बोला है कार्ल पियर्सन विधि का प्रतिपादन कब हुआ था? क्वेश्चन दिया है कि कार्ल पियर्सन विधि का प्रतिपादन कब हुआ था? 1892, 1904, 1918 या 1890। तो इसका होगा 1904। नहीं सर, 1890 का मतलब होता है। इसका आंसर होगा 1890। अगला क्वेश्चन दिया हमारा
कि स्पेसमैन कोटि अंतर्विधि का प्रतिपादन हुआ था? स्पेसमैन कोटि अंतर्विधि का प्रतिपादन हुआ था, इसका आंसर होगा 1904। 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कार्ल पेयरसन एक प्रसिद्ध क्या थे सर? प्राणी शास्त्री, वैज्ञानिक, प्राणी शास्त्री, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा मेरा प्राणी शास्त्री। प्राणी शास्त्री। अगला क्वेश्चन बोला है कि सहसंबंध के गुणांक का उपयोग किया जाता है। सहसंबंध के गुणांक का उपयोग किया जाता है, कहां किया जाता है? वितरण के केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे, वितरण के फैलाव की मापे, दो चरों के बीच संबंध को मापने के लिए, इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा दो चरों के बीच संबंध को, क्योंकि कोरिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच है, दो चरों के बीच जो संबंध होता है उसको हम सहसंबंध कहते हैं। अगला बोला है कि दो चरों के बीच सहसंबंध का गुणांक है, सहसंबंध का गुणांक है, इसका ऑप्शन लिया हमारा असत चर, निरंतर परिवर्तनशील, साधारण चर, साधारण चर या नाम मात्र चर, इसका ऑप्शन होगा नाम मात्र चर, नाम मात्र चर। अगला क्वेश्चन बोला है कि दो चरों के बीच संबंध के गुणांक की गणना निम्न का उपयोग करके की जाती है। निम्न का उपयोग किसका उपयोग करके की जाती है? निम्न का। तो ऑप्शन दिया कार्ल पेयरसन थी, स्पेसमैन, कार्ल पेयरसन या स्पेसमैन दोनों, इसका ऑप्शन होगा सी, दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन बोला है ऊंचाई और वजन के बीच सहसंबंध का गुणांक है, सहसंबंध का गुणांक है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा हमारा सकारात्मक, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कीमत तथा मांग के बीच सहसंबंध का गुणांक है, सहसंबंध का गुणांक है, तो ये भी होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सहसंबंध का गुणांक स्वतंत्र है, कैसे? स्वतंत्र है चरों की माप की इकाइयां, अवलोकनों की संख्या, चरों के बीच की दिशा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा चरों के माप की इकाइयां, चरों की माप की इकाइयां, ऑप्शन ए। अगला बोला है रैंक सहसंबंध गुणांक एक माप है, रैंक सहसंबंध गुणांक एक माप है, एक माप है दो चरों के बीच जुड़ाव की डिग्री, दो चरों के बीच संबंध की दिशा, दो चरों के बीच जुड़ाव की ताकत या इनमें कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा सी, दो चरों के बीच जुड़ाव की ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है स्कैटर आरेख निम्न का आलेखीय प्रतिनिधित्व है, किसका प्रतिनिधित्व है? सहसंबंध गुणांक, दो चरों के बीच जुड़ाव की ताकत, दो चरों के बीच रैखिक संबंध, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी, दो चरों के बीच रैखिक संबंध। क्वेश्चन 20 बोला है कि वह सांख्यिकी उपकरण जो दो चरों के बीच संबंध की डिग्री का अध्ययन करता है, संबंध की डिग्री का अध्ययन करता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन होगा हमारा ए, सहसंबंध। क्या होगा सर? सहसंबंध। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसको ध्यान देखेंगे, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडेक्स नंबर। तो जैसा कि जानते हैं इंडेक्स नंबर जो होता है, इंडेक्स नंबर जिसको हम कहते हैं सूचकांक, क्या कहते हैं सर? सूचकांक। तो जो भी इंडेक्स नंबर होता है, जो भी हमारा इंडेक्स नंबर होता है, गौर से देखेंगे, जो भी हमारा इंडेक्स नंबर होता है जिसको हम कहते हैं सूचकांक, उसको बनाने के लिए दो चीज आनी जरूरी है। एक होता है उसमें प्रीवियस ईयर, और एक होता है हमारा करंट ईयर। क्या होता है सर? करंट ईयर। प्रीवियस ईयर हमारे लिए 0 होता है और करंट ईयर 1 होता है। पूरे इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 इंटू 100। गुड। इसको बनाने का तो मेथड बहुत सारा होता है, फिक्स मेथड, चेन मेथड, एवरेज मेथड, वेटेड मेथड, लेस्पियर मेथड, पाशे मेथड, बाउली मेथड, मार्शल मेथड, फिशर मेथड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड होता है वो होता है फिशर मेथड। क्या होता है सर? तो फिशर मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट पे सिग्मा P
जीरो P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो पूरे इंडेक्स नंबर के तहत हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो ये होता है फिशर फॉर्मूला। F01 रूट पे सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन मार दिया है क्वेश्चन 1 कि निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग होता है, कहां होता है सर? जीवन स्तर की जानकारी, उत्पादन संबंधी जानकारी, विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी, इनमें सभी। इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। अगला बोला है कि निर्देशांक के प्रकार है, निर्देशांक के प्रकार है उपभोक्ता निर्देशांक, थोक मूल्य निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, इनमें सभी। तो ऑप्शन होगा डी, इनमें सभी। अगला बोला है आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? आधार वर्ष में इसका मूल्य होता है हमारा 100। कितना होता है सर? 100। बेस ईयर में इसका वैल्यू जो होता है वो 100 होता है। क्वेश्चन 4 बोला है हमारा कि एक निर्देशांक में P0 प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है? चालू वर्ष के मूल्य, चालू वर्ष की मात्रा, आधार वर्ष की कीमत, या आधार वर्ष या चालू वर्ष का औसत मूल्य। तो इसका होगा आधार वर्ष, क्योंकि अभी हम जस्ट बताए थे कि बेस ईयर जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है सर? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निर्देशांक का गुण है, क्या इसका गुण है? तुलना का आधार, प्रतिशतों का आधार, संख्या द्वारा प्रदर्शित, इनमें सभी। तो ऑप्शन डी, इनमें सभी। क्वेश्चन 6 बोला हमारा कि सामान्यतः मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? थोक कीमत निर्देशांक, उपभोक्ता कीमत निर्देशांक, उत्पादक कीमत निर्देशांक, इनमें कोई। इसका ऑप्शन होगा ए, थोक कीमत निर्देशांक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं? सूचकांक को क्या कहते हैं? भारित सूचकांक, सरल सामूहिक सूचकांक, सरल मूल्यांकन सूचकांक, इनमें कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा भारित सूचकांक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8 बोला है कि मूल्य निर्देशांक में वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है या घटती है? मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है, घटती है? तो ऑप्शन दिया बढ़ती है, दूसरा दिया घटती है, सामान्य रहती है, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन होगा बी, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? किस सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा लेस्पियर। क्या है सर? लेस्पियर। तो लेस्पियर का फॉर्मूला आखिर होता क्या है? लेस्पियर जो होता है, जिसको हम कहते हैं L01, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये लेस्पियर का होता है। पासे का होता है सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 इंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन मान दिया हुआ है कि भारित निर्देशांक के आकलन में Q0 प्रदर्शित करता है डॉट डॉट वर्ष की मात्रा, वर्ष की मात्रा। ऑप्शन दिया 10, आधार, वर्तमान, इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा बी, आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा निर्देशांक की रचना करते समय आधार वर्ष का चयन निम्न आधार पर किया जाता है, निम्न आधार पे किया जाता है। ऑप्शन इसका होगा सी, सामान्य वर्ष हो, सामान्य वर्ष हो। अगला क्वेश्चन दिया है सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं, इंडेक्स नंबर को हम लोग प्रदर्शित करते हैं P01, ऑप्शन सी, P01। अगला बोला है अधिकांश भारित सूचकांकों में भार का संबंध, भारित सूचकांकों में भार का संबंध किससे है? आधार वर्ष से, वर्तमान वर्ष से, या दोनों से? इनमें से कोई नहीं।
इसका मतलब आधार वर्ष है, बेस ईयर। मां कीमत निर्धारण का उपयोग करते हैं किनके द्वारा? कीमतों को मापने के लिए, कीमतों को मापने एवं तुलना करने के लिए, मात्रा को मापने के लिए, या इनमें कोई नहीं? इनमें कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा बी, कीमतों को मापने एवं तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, यदि आधार वर्ष की तुलना में सभी वस्तुओं की कीमत गई है तो अभी सूचकांक क्या होगा सर? इसका सूचकांक जो होगा वो होगा 225। 225। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, आधार वर्ष के लिए सूचकांक संख्या हमेशा डॉट डॉट होती है तो क्या होती है सर? सूचकांक संख्या जो होती है वो हमारा होती है 100, नहीं सर 200। कितना होती है सर? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, वह समय विधि जिसके लिए एक सूचकांक संख्या निर्धारित की जाती है। एक सूचकांक संख्या निर्धारित की जाती है, आधार अवधि, सामान्य अवधि, वर्तमान अवधि, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सामान्य विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूचकांक संख्या क्या एकत्रित करता है? सूचकांक संख्या डॉट डॉट का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? फैलाव, सहसंबंध, औसत, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी। इसका ऑप्शन होगा औसत, एवरेज। क्वेश्चन 19 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक द्वारा दो या दो से अधिक परिवर्तनों का अध्ययनों, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक द्वारा दो या दो से अधिक परिवर्तनीय अध्ययन है? मूल्य सूचकांक, संयुक्त सूचकांक, सरल सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा संयुक्त सूचकांक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20 बोला हमारा कि मात्रा सूचकांक में प्रयुक्त भार है डॉट डॉट, क्या है सर? मात्रा, मान, कीमत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, कीमत। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसमें साफ साफ बोला है कि रेखा का ढाल इन चरों को दर्शाता है। रेखा का ढाल किन चरों को दर्शाता है? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर या स्वतंत्र चर, दोनों को। तो ऑप्शन सी होगा, आश्रित एवं स्वतंत्र चर को। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है सर? y = mx। अगला क्वेश्चन है, YH के समानांतर रेखा का समीकरण क्या है सर? x = d, x = 0, y = d, y = 0। इसका आंसर होगा मेरा ए, x = d। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सरल रेखा का ढाल सदैव होता है। सिंपल लाइन का जो ढाल होता है वो सदैव होता है। कैसा होता है सर? स्थिर या बदलता हुआ, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन होगा हमारा स्थिर। क्या होता है? स्थिर। क्वेश्चन 5 जो हमारा बोला है कि परियोजना विशिष्ट परिवेश में संचालित पूर्णता उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, किसने कहा? ये वर्ड किसने कहा है? WH फ्रिप्टिक ने, A.C. हंत ने या किल्स ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा ए, WH फिलिप्टिक। अगला क्वेश्चन बोला है, प्रोजेक्ट का पहला चरण क्या है? प्रोजेक्ट का पहला चरण क्या है? समस्या का चिन्हीकरण, लक्ष्य समूह का चयन, समस्या का चिन्हीकरण और दोनों लक्ष्य का संचयन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, समस्या का चिन्हीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि प्रोजेक्ट के लिए क्या महत्वपूर्ण है? किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? कच्चा आंकड़ा और सूचना, दोनों का। परियोजना क्या है सर? आर्थिक और सामाजिक दोनों है सर। इकोनॉमिक भी है और सोशल भी है। अगला क्वेश्चन है, परियोजना के चरण है, क्या है सर? निष्कर्ष, विश्लेषण, निर्वाचन, इनमें सभी। ऑप्शन डी,
इनमें सभी। अगला क्वेश्चन बोला है कि उत्पाद के प्रमाणिकता हेतु इस चीज पर ध्यान दिया जाना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा बी, ISI मार्क, क्योंकि ये किसी भी प्रोडक्ट की पहचान को दर्शाता है। अगर ये लोगो दिया गया है तो हमारा प्रोडक्ट सही है। किसी भी प्रोडक्ट की पहचान उसके लोगो से होती है, जो लोगो ISI मार्क होता है। क्वेश्चन 11 हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो ये क्या है सर? गुणात्मक तथ्य है, मात्रात्मक आंकड़ा है, या मात्रात्मक तथ्य सांख्यिकी आंकड़ा है? ये क्या है सर? तो ये ऑप्शन दिया हमारा मात्रात्मक तथ्य सर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोला है सांख्यिकी सरोकार रखती है, सांख्यिकी सरोकार रखती है, किससे सरोकार रखती है? ऑप्शन नंबर सी, संख्यात्मक तथ्यों से, संख्यात्मक तथ्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? अधिक से अधिक बचत करना, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करना, वस्तु एवं सेवाओं का विक्रय करना। विक्रय करना, इसका ऑप्शन होगा ए, अधिक से अधिक बचत करना, क्योंकि जितना आप सेविंग करते हैं उतना आपका इकोनॉमी बढ़ता है। सेविंग। अगला क्वेश्चन है सेवा प्रदाता की पहचान कीजिए। ऑप्शन दिया है एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला वेटर, एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करने वाला मजदूर, सड़क किनारे बैठा एक मुची, या फर्म का एक मैनेजर। तो ऑप्शन ए होगा एक रेस्टोरेंट मैनेजर, सड़क किनारे बैठा एक मुची। ये क्या हो गया सर? ये सेवा प्रदाता की पहचान है सर, मतलब वो सर्विस कर रहा है, हमारा पब्लिक सर्विस। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी क्रिया जीवन का सामान्य कारोबार नहीं है? जीवन का सामान्य कारोबार नहीं है। ऑप्शन दिया वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, वस्तु एवं सेवाओं का विक्रय, वस्तु एवं सेवाओं का क्रय, वस्तु एवं सेवाओं का संचय। इसका ऑप्शन होगा डी, वस्तुओं एवं सेवाओं का संचय। अगला बोला है आर्थिक समस्या के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या के कारण क्या उत्पन्न होती है? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। असीमित अवस्थाएं, आवश्यकताएं, सीमित संसाधन, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग, ऑल। अगला बोला है कि बारंबारता बटन के ग्राफ के निरूपण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बार चार्ट, रेखीय चार्ट, हिस्टोग्राम, या पाई चार्ट? पाई चार्ट। इसका ऑप्शन होगा सी, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डेटा में माध्यक मान को प्रदर्शित करने में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख उपयोगी है? कौन सा आरेख उपयोगी है? इसका ऑप्शन होगा सी, पाई चार्ट, पाई चार्ट। अगला बोला है यदि आप एक अवधि में गेहूं की कीमत की तुलना करना चाहते हैं तो आप किस सूचकांक को लेंगे सर? मात्रा सूचकांक, सकल सूचकांक, एक या दो दोनों, या मूल्य सूचकांक? इसका ऑप्शन होगा डी, मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा कि कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शोध उपयोग है? रेटिंग पैमाने, प्रश्नावली, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि? इसका होगा अवलोकन विधि, क्योंकि अवलोकन विधि के द्वारा ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझने में आसानी होती है। ऑप्शन होगा अवलोकन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 11th में ग्रुप बी के तहत है, जिसके तहत क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? पिछड़ी, अर्धसमान थी, पिछड़ी या अर्धसमान थी? तो ऑप्शन होगा सी, पिछड़ी और अर्धसमान थी। क्वेश्चन 2 बोला है कि इनमें से नगद फसल कौन सा है? धान, गेहूं, कपास, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहते हैं? किस वर्ष को महाविभाजन दिवस कहते हैं? 1931, 1941, 1921, 1911? तो 1921, 1921 को महाविभाजन वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है,
क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन दिया है तृतीयक, ऑप्शन दिया है तृतीयक, ऑप्शन दिया है प्राथमिक, ऑप्शन दिया है द्वितीय, ऑप्शन नहीं में कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा तृतीयक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ऑप्शन होगा हमारा द्वितीय, प्राथमिक, तृतीय या इनमें से। इसका ऑप्शन होगा प्राथमिक, प्राइमरी। कृषि जो है ये प्रधान है, ये पहला होता है हमारा। ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? जब ब्रिटिश शासन था तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1882, 1981, 1981, 1881 या 1882? तो इसका ऑप्शन होगा 1881, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7 बोला है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किसका अधिकार था? महलवारी, जमींदारी, महलवारी जमींदारी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो स्वतंत्रता के बाद हमारा चला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे जानते हैं हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत हमारा 3 प्रकार का इकोनॉमिक्स होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। तो स्वतंत्रता के बाद हमारा मिक्स इकोनॉमी को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देश की स्वाधीनता के समय, देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति क्या थी? कृषि की स्थिति क्या थी? अंशी स्थिति, बहुत पिछड़ी स्थिति, खाद्यान्न की कमी या बहुत अच्छी स्थिति? जिसका ऑप्शन होगा बहुत पिछड़ी स्थिति, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो उस कंडीशन में भारत को बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझना पड़ा था। तो उस कंडीशन में हम लोग की पिछड़ी स्थिति था, जिस कारण हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाई करवाए थे, पास करवाए थे भारत सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? 1951, 1947, 1981, 1921? इसका होगा 1921, आजादी के बाद। अगला बोला है कि परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगम क्या है? परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगम क्या था? पूंजी, बीज, श्रम, उर्वरक, लेबर, ऑप्शन सी। अगला ऑप्शन बोला है भारतीय अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है? बंद अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या खुली हुई अर्थव्यवस्था? इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, खुली हुई अर्थव्यवस्था। गौर देखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? अर्ध समानती होना, गतिहीन होना, अर्ध विकसित होना या इनमें सभी? इनमें सभी। इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था है। निर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा बी, सेकेंडरी। प्राइमरी तो एग्रीकल्चर होता है। 1947-48 में व्यापार संतुलन था, कितना करोड़ का था? 17 करोड़, 21 करोड़, 31 करोड़, 31 करोड़ और 14 करोड़, 14 करोड़। इसका ऑप्शन होगा डी, 14 करोड़, 14 करोड़। अगला क्वेश्चन बोला है अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? अर्ध समानती अर्थव्यवस्था, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, सूरत अर्थव्यवस्था या सामान्य अर्थव्यवस्था? इसका आंसर होगा हमारा ए, अर्ध समानती अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, आजादी के बाद भारत की साक्षरता दर क्या थी? एजुकेशन का जो परसेंटेज था वो कितना था? 17%, 24%, 80%, 75%? इसका परसेंटेज था हमारा 17%। गौर देखिए, क्वेश्चन 17 और 17% भी है। गुड। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि भारत को स्वतंत्रता मिली 1950 को, 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1947,
26 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1956? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था। ये देश का एक सुनहरा दिन था। वर्ष 1951 में कुल श्रम शक्ति का कृषि पर निर्भर था। 1951 में कुल श्रम शक्ति कृषि पर कितना परसेंट निर्भर था? कितना परसेंट निर्भर था? 60%, 72%, 80%, 75%? 72%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बोला है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1853 हुआ था हमारा मुंबई में थाने में। याद रखिए सर, मुंबई में थाने में 17 किलोमीटर ट्रेन चली थी। तो उस साल हमारा ट्रेन की पटरी जो भारत में रेलवे प्रारंभ हुई थी ब्रिटिश शासन में। तो ब्रिटिश शासन में सर्वप्रथम थाने में 1853 को हमारा रेलवे चालू हुआ था। अगला हमारा टॉपिक जो है वो 5 प्लान से रिलेटेड है। तो 5 प्लान के तहत हमारा क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन कब हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 2007 से 2012। 2007 से 2012। अगला बोला है महालोनिश का औद्योगिक विकास किस योजना में अपनाया गया था? ये अपनाया गया था सेकेंडरी, द्वितीय। अगला क्वेश्चन बोला है कि कृषि उत्पाद का वो हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है? विक्रय अधिशेष या विपणित अधिशेष? ऑप्शन सी। अगला बोला है कि भारत में नई कृषि नीति का वास्तविक प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ जो किया गया था क्वेश्चन 4 में वो 1966 को। 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा कि भारत में कितने प्रतिशत के लोग कृषि पर निर्भर है? ऑप्शन होगा बी 70%। अगला क्वेश्चन बोला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित हुई है? इसका आंसर होगा 6, ऑप्शन बी 6 औद्योगिक नीति है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है? तो इसे जानते हैं, भारत में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 8 बोला है हमारा कि कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत हैं नाबार्ड, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, महाजन। इसका ऑप्शन होगा महाजन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 बोला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है कब है? 12 से 17, 97 से 2, 2002 से 7, 80 से 85। जिसका होगा ऑप्शन ए 2012 से 2017। अगला क्वेश्चन बोला है कि कृषि साख के साधन है, क्या साधन है? भूस्वामी, व्यवसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, इनमें सभी। इनमें सभी, इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, इनमें सभी। साख मतलब होता है गुडविल। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता उत्पादन क्या था? कृषि, ऑटोमोबाइल, उद्योग या सेवा? तो इसका ऑप्शन होगा मेरा एग्रीकल्चर, कृषि। क्योंकि कृषि जो है काफी पिछड़े हुए थे, तो उसको सुधारने के लिए सबसे पहली योजना में कृषि उतारा गया। प्रश्न बोला है हमारा कि हरित क्रांति में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? HYV, रासायनिक उर्वरक, कृषि यंत्रीकरण, इनमें सभी, ऑप्शन डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन बोला है जैविक कृषि एक खेती है। जैविक कृषि एक खेती है, कौन सी खेती है? पारंपरिक, धार्मिक, विधिकृत, रासायनिक? इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, धार्मिक। अगला क्वेश्चन बोला है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई? भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई? 1948, ऑप्शन डी 1948। 47 में आजाद हुआ और 48 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी पास हुआ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी। योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 45 में नहीं, 55 में नहीं, 1950 को। 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? सुंदरलाल बहुगुणा, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी? तो इसका ऑप्शन होगा ए, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन बोला है कि द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? सेकेंडरी नीति कब घोषित की गई? 1948। अगला दिया 1956, पहला तो 1950 था। 1951, 1951 तो 1956। पहला हुआ था 1950, मतलब 1956। अगला बोला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ?
ऑप्शन दिया है 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952, 15 मार्च 1950, 1 अप्रैल 1951, 15 अगस्त 1947। इसका होगा 15 मार्च 1950। नहीं, 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। अगला क्वेश्चन बोला है कि पहली पंचवर्षीय योजना 5 प्लान कब पास हुआ था? तो 1949 में, 50 में, 51, 1 अप्रैल 1951। ऑप्शन सी याद रखिए सर कि पहली पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, 5 साल की योजना। दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया था? एच.डी. देवेगौड़ा, एपीजे अब्दुल कलाम, राजीव गांधी या पी चिदम्बरम? तो इसके जो नारा दिया था वो थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे राष्ट्रपति थे देश के। तो इनके द्वारा सेकेंडरी पंचवर्षीय, मतलब सेकेंडरी दूसरी हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका नारा दिया गया था।